वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी टॉपिक डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 2 से बिलोंग करता है और ये सोशल जस्टिस का पार्ट है। सबसे पहले हम फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन जान लेते हैं। फूड सिक्योरिटी यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जब सभी लोगों को सभी समय फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, सोशल यानी सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस मिले, इसे हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और ये डेफिनेशन दिया है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि FAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है। तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा है कि हमें दुनिया से 2030 तक हंगर यानी भूखमरी और मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण को हमें खत्म करना है 2030 तक। बट इसके लिए चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दरमियान जो दुनिया में क्रोनिक हंगर के जो लोग शिकार थे वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। यानी पहले जो 130 मिलियन लोग हंगर के शिकार थे वो अभी 270 मिलियन हो गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज और हंगर के बीच में क्या रिलेशन है उसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक रिपोर्ट ये बताता है कि दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो जब 2 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले जो टेम्परेचर था उसके कंपेरेटिव अगर 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज अगर होता है तो इस कारण और भी 189 मिलियन लोग हैं वो हंगर का शिकार बन सकते हैं। और इसमें जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है, जो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, जो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी इन सभी सेक्टर्स को सीधे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो सकता है ये लोग सारे वल्नरेबल बन जाएंगे, ये हंगर के शिकार हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप फेलियर्स का खतरा होता है, वाटर स्कैर्सिटी, डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशन का खतरा होता है। और जो भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके पास तो सोशल प्रोटेक्शन होती नहीं है। उनके पास इतना पैसा होता नहीं कि वो कोई इंश्योरेंस खरीदे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले। ओके, तो इस कारण उन्हें ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट्स या फिर इंटरनेशनल एनजीओज या फिर लोकल एनजीओज जो मदद करती है उसके ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो डेटा ये भी बताता है कि दुनिया के जो 10 टॉप मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्रीज है, यानी जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है, वैसे जो टॉप के 10 कंट्रीज जो है दुनिया की, उनका दुनिया में ग्लोबल कार्बन एमिशन का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। यानी आज इन कंट्रीज को जो फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उनका क्लाइमेट चेंज में कोई रोल है ही नहीं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है वो किस कारण हुआ है, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के कारण हुआ है। बट उसका जो खामियाजा है किसे भुगतना पड़ रहा है, पुअर कंट्रीज को। तो लो इनकम कंट्रीज इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उस कारण वेदर एक्सट्रीमिटीज बढ़ेंगी और भी क्रॉप फेलियर्स बढ़ेंगे और भी फूड सिक्योरिटी का इश्यू वहां पे पैदा होगा। अगर एडेप्टेशन मेजर्स की हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी से लड़ने के लिए, पुअर और वल्नरेबल कम्युनिटीज को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम एडेप्टेशन कर सकते हैं और रेजिलियंस बिल्डिंग उनका कर सकते हैं। एडेप्टेशन यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एडेप्ट करने का कैपेसिटी हम बिल्डिंग कर सकते हैं उन लोगों का। और रेजिलियंस बिल्डिंग यानी क्या, हम लोगों की क्षमता बढ़ा सकते हैं डैमेज से रिकवर होने के लिए। उसके अलावा हम
कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। और एडेप्टेशन के नीड्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे, उसे हमें समझना पड़ेगा, तभी हम एडेप्टेशन मेजर्स को ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी ये सारे मेजर्स लेने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो पुअर कंट्रीज है, जो लो लेवल इनकम के कंट्रीज है, उनके पास इतना फाइनेंस तो है नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज मेजर्स को एडॉप्ट कर पाए। तो इसमें हमें एक पॉजिटिव बात दिखाई देती है कि हाल ही में 2021 में यूके के अंदर जो COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो कि UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंडर हुआ था, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने यह वचन दिया है कि वो गरीब कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो या फिर बाकी कोई रीजनल बैंक्स हो, प्लस प्राइवेट सेक्टर्स है, उनकी हम मदद ले सकते हैं फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये कम्युनिटीज के साथ मिलके क्लाइमेट चेंज के जो भी मेजर्स हैं, जैसे कि लोकल फूड को ग्रो करना, वल्नरेबल कम्युनिटीज को सिक्योर इनकम प्राप्त करके देना, उनको जो भी क्लाइमेटिक शॉक से उनसे बचाना, उनके अंदर एडेप्टेशन कैपेसिटी बढ़ाना, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वहां पे कर रहा है। ऑलरेडी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 39 कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को हेल्प किया है नेशनल क्लाइमेट एम्बिशंस को रियलाइज करने के लिए। 2020 में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया था 28 कंट्रीज के अंदर, और जिसका बेनिफिट हुआ था ऑलमोस्ट 6 मिलियन पीपल्स को। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को डेवलप किया है एडेप्टेशन और मिटिगेशन से संबंधित। तो इस टॉपिक के वे फॉरवर्ड्स को अगर हम क्रक्स देखें तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, यानी ऐसे फूड क्रॉप्स जो चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस को एडेप्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल मिलेट्स, यानी हमारा जो ज्वार है, बाजरा है, ये सारे फूड क्रॉप्स हार्श कंडीशंस में भी, खराब क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। इस कारण क्या होगा कि हम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम हासिल कर पाएंगे। तो हमें ऐसे क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्लस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस और जो भी प्रोडक्शन एसेट्स है, उनका अगर हम कंट्रोल और ओनरशिप अगर विमेंस को अगर हम दें तो हमें फायदा हो सकता है। प्लस हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देके। प्लस लोकल सॉल्यूशंस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। हर एक कंडीशंस का जो क्लाइमेट होगा वो अलग होगा, वहाँ का जो वेदर होगा अलग होगा, वहाँ के कंडीशंस अलग होंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस अलग होंगे, वहाँ के सॉल्यूशंस अलग होंगे। तो वन साइज फिट फॉर ऑल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें लोकल हिसाब से वहाँ पे सॉल्यूशंस को डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। कैसे? तो सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, फाइनेंशियल एक्सेस क्रिएट करके, जो भी स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनमें इनोवेशन प्रमोट करके, उनको क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन प्रदान करके। और इन सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटीज और गवर्नमेंट का बड़ा योगदान होता है। कोई भी अगर आपदा आ जाए तो सिविल सोसाइटीज और गवर्नमेंट की जो एजेंसी सबसे आगे होती है मदद करने के लिए। तो हमें इन संस्थाओं का भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।